जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, साइंस एंड टेक जो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो इसके 4 से 5 वीडियो करीब आएंगे। तो ये पार्ट 40 है टोटल साइंस एंड टेक का। बहुत बेहतरीन तरीके से, विस्तृत तरीके से एग्जाम को, पैटर्न को ध्यान रखते हुए, एग्जाम को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश की गई है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसे जरूर देखिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे वीडियो देखने के बाद यूनिट 7 से जो क्वेश्चन आएंगे, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भी मतलब एक भी, ठीक है। मतलब 1 क्वेश्चन भी आपसे छूटने वाला नहीं है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो इससे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नॉलेज ग्रंथ को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे आप पुराने जितने वीडियो जाकर जरूर देखिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों, इससे बेहतरीन वीडियो आपको MPPSC का यूनिट 7 का कहीं भी मिलने वाला नहीं है। विश्वास नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आशा कर रहा हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम बात कर रहे हैं सेल्स की, ठीक है। सेल्स की जब हम बात करते हैं तो सेल्स का मतलब एक्चुअली हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कोशिका, ठीक है। तो सेल आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। हमारी बॉडी का जो फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है? सेल्स है, ठीक है। इसलिए हमें सेल्स को जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, तो सारे सिस्टम में हम ये हमारे लिए यूजफुल होने वाला है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सो इफ वी आर टू ब्रेक अपार्ट एन ऑर्गेनिज्म टू द सेलुलर लेवल, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट दैट वी वुड फाइंड वुड बी द सेल्स। मतलब अगर हमारी ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, माफ कीजिएगा, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर लें, हम एनिमल्स की बात कर लें, हम प्लांट्स की बात कर लें, इसको हम एक छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ने की कोशिश करें तो सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो आपका कौन सा होगा? सेल। जैसे एग्जांपल लें कि कोई बिल्डिंग बनी है, ठीक है, सपोज स्कूल की बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो हमें सबसे छोटा पार्ट क्या मिलेगा? एक ब्रिक मिलेगी, ईंट मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि इसी से मिलकर आपका ये बना है। तो हमारा यही चीज है, सेल सबसे छोटा पार्ट है। सेल से मिलकर ही हमारा ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी और प्लांट्स की जो आपका स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो इसलिए सेल्स को हमें समझना जरूरी है। देखिए, सेल्स की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो सेल्स का नॉर्मली न्यूक्लियस एक होता है, सेंटर पार्ट सबसे छोटा, ये आपका केंद्र बिंदु टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, इसके बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है, बहुत बार न्यूज में सुनने में आता है हमारा डीएनए के बारे में, साइंस के बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, माइट्रोकांडिया के बारे में पढ़ेंगे और गोल्गी एपरेटस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सेल का आपको समझना है, कोई क्वेश्चन आपसे आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि सेल क्या है या व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर आपका सेल होगा, ठीक है। सेल के डेफिनेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें, आपका एक तो 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, उसके अलावा आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो a cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all life process। तो सेल के अगर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे छोटा पार्ट जो आपकी लाइफ का बेसिक पार्ट है, जिसके थ्रू ही लाइफ जो होती है आगे बढ़ती है, जिसके थ्रू ही लाइफ का आगे बढ़ना संभव है, ठीक है, तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अ सेल कैन बी रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, हेंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि ये आप अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे बन जाएंगे, इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। इस सेल कंटेन्स ए फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, ठीक है। तो एक सेल है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, ये जो लिक्विड है ना, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VMI, ठीक है। विच इज इंक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किस चीज से?
इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये सेल है। सेल किस चीज से इनक्लोज्ड है? आपका मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन में से एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन में से क्या होती है? एक पतली सी झिल्ली, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और सेवरल बायोमाइक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि किस चीज से बना है। तो आपको बेसिक यूनिट जो है सेल्स आपका मोस्टली किससे बना होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो आप इसका आंसर लगा के आएंगे प्रोटीन और लिपिड्स, ठीक है। ध्यान रहेगा किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। साइटोप्लाज्म किस चीज से बना हुआ है, क्योंकि लिक्विड कौन सा है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म किस चीज से बना हुआ है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और आने की संभावना है आगे भी। तो प्रोटीन प्लस लिपिड करके क्वेश्चन आता है, या बोथ एंड भी करके क्वेश्चन आता है, तो इसका आप आंसर मार के क्या आएंगे? प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। मोर एवर सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो सेल का सेलुलर स्ट्रक्चर है वो आपका साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है उसमें सस्पेंडेड मतलब तैरता टाइप रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए टर्म्स जो आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो जैसे आपका साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपको पता चल गया लिक्विड होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है? जो आपका साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है, एक झिल्ली होती है, उसको मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर जो एक स्ट्रक्चर है उसको टोटल क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये आपका साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सस्पेंडेड रहता है या तैरता रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें कि फिर से बात करेंगे सेल समझना हमें जरूरी है। सेल आखिर एक्चुअली है क्या? तो जैसे कि बताया जा चुका है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शन ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल के बारे में पढ़ाई करना हमारे क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। रॉबर्ट हुक, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन साइंटिस्ट का नाम, बायोलॉजिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, ठीक है। जैसे कि आप तीन चीज का बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इनको सबसे पहले कितने डिस्कवर किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह अगर बात करें, ठीक है, उसी तरह अगर बात करें तो आपका सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ द सेल, दे मे बी मेड ऑफ ए सिंगल सेल यूनिट। अब हम बात करेंगे सेल को, तो सब तो सेल से बने हैं, लेकिन सेल में भी अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कुछ चीज़ यूनिसेलुलर होती हैं और कुछ चीज़ क्या होती हैं? मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बनी है, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल से बनकर बनी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल्स। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो आपके एमपीपीएससी में आने की संभावना है कि सबसे छोटा अभी तक का खोजा गया सेल कौन सा है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मास, ठीक है। माइकोप्लाज्मास इज द स्मॉलेस्ट सेल। क्या है? सबसे छोटा सेल अभी तक जो खोजा गया कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा सेल। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा सबसे बड़ा सेल अभी तक जो खोजा गया वो कौन सा है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे बड़ा सेल, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ा सेल कौन है। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग विंग्स, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स टेकन बाय फूड इनटू एनर्जी। तो सेल क्या करते हैं, ठीक है। सेल जो होते हैं आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले आपकी बॉडी को जो प्रोवाइड बना हुआ है ना आपका, जैसे आपका ईंट बताया गया था, ईंट से ही स्ट्रक्चर बनता है, उसी तरह सेल से ही आपका क्या बना हुआ है, जो आपका ह्यूमन बॉडी जो आपका बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? ये हर चीज़ आपका सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सेल क्या करते हैं? ये आपका बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं और जो आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी हमने, ठीक है। फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करी थी हमने, ठीक है। तो उनको लेते हैं किससे? फूड से, और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? एनर्जी में। तो सेल का काम क्या है? ये दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द फूड एज वेल एज कन्वर्ट द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स खनिज जो हम बात किए थे, ठीक है, टेकन फ्रॉम द फूड इनटू एनर्जी। सेल्स आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एवरी, जैसे कि बताया, जो सबसे बेसिक लेवल कौन सा है? आपका सेल ही होता है। तो फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ द सेल में वेरी। ह्यूमंस हैव द नंबर ऑफ सेल कंपेयर टू द दैट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ह्यूमन में करीब 10⁻14, ठीक है, इतने ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। और बैक्टीरिया में क्या होते हैं माफ़ कीजिएगा, कम सेल पाए जाएंगे। जितनी छोटी बॉडी उतने कम, ठीक है। जैसे आपको बड़ी बिल्डिंग बनाना जा रहा है, आपको ईंट लगेगी, कम छोटी बिल्डिंग बनाना छोटी, तो बैक्टीरिया छोटे होते हैं इसलिए कम आपका उसमें सेल्स होते हैं, बट ह्यूमन में बहुत होते हैं। सेल कंप्राइज सेवरल सेल्स ऑर्गेनेल्स
देखो सेल स्ट्रक्चर किसको हम कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सेल का स्ट्रक्चर को ऑर्गेनल्स बोलते हैं, तो कोई कई सेल ऑर्गेनल्स से मिलकर बना होगा that perform specialized function to carry out life process. Every organelle has a specific structure. The hereditary material of the organism is also present in the cell. तो जो आपका हेरिडेटरी मतलब होता है आपका जो आपको माता पिता से मिल रहा है, जैसे आपका डायबिटीज अगर होगा तो आपको माता पिता से मिल जाएगा, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको किससे मिल जाती हैं, माता पिता से मिल जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जब हम बात करेंगे इनके बारे में, जो आपके जो रोग्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके बारे में जब बात करेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे कौन कौन से रोग होते हैं जो आपको हेरिडेटरी मतलब आपके पूर्वजों से जो आप लोगों को ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल, ठीक है, तो हम बता चुके हैं रॉबर्ट हुक इनका नाम था। इन्होंने 1665 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड ए पीस ऑफ बोतल कॉर्क अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिफाइड ठीक है माइनोकुल्स स्ट्रक्चर दैट रिमाइंड हिम ऑफ द स्मॉल रूम्स, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द नेम दीज रूम्स एज सेल्स, ठीक है। तो जैसे कि आपका एक जो घर होता है बहुत सारे कमरों से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो इन कमरों को इन्होंने सेल बोल दिया, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी किस तरह से मिलकर बनी है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बोतल के कॉर्क जैसा, बोतल का जो ढक्कन होता है वैसा कुछ उनको माइक्रोस्कोप में दिखा, ठीक है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर, और इससे इनको याद आया कि ये एक छोटे कमरे की तरह है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं, लिपिड्स रह रहे हैं, प्रोटीन रह रहे हैं, तो उन्होंने इनको इसका नाम दे दिया सेल। उसके बाद में एंटोन वेन इन्होंने इस कुछ सेल को बोल दिया था कि लिविंग नहीं है, ठीक है। इन्होंने रॉबर्ट हुक, क्योंकि इनका माइक्रोस्कोप था उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इनको लगा कि जो सेल्स हैं वो एक्टिव चीज़ नहीं है, वह लिविंग थिंग्स नहीं है। उसके बाद आपका एंटोन वेन ल्यूवेनहुक आए, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है, जो अच्छा बड़ा मैग्निफिकेशन या जूम करता था माइक्रोस्कोप, उससे देखा। दिस टाइम ही हैड नोटिस दैट द सेल एग्जिबिट सम फॉर्म ऑफ मूवमेंट, तो इनको पता चला कि अरे ये तो हिल रहे हैं सेल्स, जैसे इन्होंने बोला कि उसमें लाइफ नहीं होती है, वो मरे हुए होते हैं या उनमें जीवन नहीं होता, लेकिन उन्होंने देखा कि वो सेल तो चल रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि ये जो है अलाइव है, ठीक है। तो किसने, रॉबर्ट हुक ने बोला ये मरे हुए हैं, बट इन्होंने सेल की खोज की। बट एंटोन वेन जो आपका ल्यूवेनहुक थे, इन्होंने बोला कि नहीं ये जिंदा है। उसके बाद 1883 में, ठीक है, 1883 करीब 220 साल बाद, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो आपके स्कॉटलैंड के एक बोटनिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट इंसाइट में इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ही वॉज एबल टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द, इन्होंने बताया कि सेल के सबसे बीच में जो होता है ना उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, केंद्र जो होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रॉबर्ट हुक का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल की, सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं उसके बारे में बात करें। तो सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ, ये बताया जा चुका है आपको। द सेल इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय अ सेपरेट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बहुत सारे आपके ऑर्गेनल से मिलेगा, और इनके बीच क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है जिससे ये सब अलग होते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस मतलब मेजर ऑर्गेनल होल्ड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा होता है, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, ऑर्गेनल बोला था, तो सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस, सबसे सेंटर वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसी में आपकी जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन जो आपके माँ बाप और पूर्वजों से आई उसको जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एवरी सेल हैज ओन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन द साइटोप्लाज्म, जैसे बताया जा चुका है। हर सेल का बहुत सारे सेल होंगे, मल्टी सेल्स होंगे जिसमें, तो आपका उसमें क्या होगा, हर सेल का अलग अलग न्यूक्लियस होगा, हर सेल का अलग अलग मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, जो आपका क्या करेगा, ऑर्गेनल्स को बाउंड करेगा, ठीक है। ये ऑर्गेनल हो गया स्ट्रक्चर, इसका सेंटर हो गया, और इन से दो से के बीच में आपका मेम्ब्रेन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ट्रांजेक्शन वाइटल फॉर सर्वाइवल। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग क्या कहते हैं, एनर्जी बैंक टाइप कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब ऐसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल में तो डबल, उसमें दो झिल्ली होंगी, तो डबल बाउंड ऑर्गेनल होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी ट्रांसैक्शन में, जो आपके सब जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको एनर्जी बैंक भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद लाइजोसोम्स की, तो लाइजोसोम डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल सेल्स। तो लाइजोसोम्स क्या होता है, जो आपके जरूरी चीजें नहीं है, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल जो आपका होता है उसको डाइजेस्ट करता है लाइजोसोम, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्रीन कलर जिसको कर दिया जाए उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पढ़ना है, उसको आप छोड़ सकते ही नहीं।
टाइप्स ऑफ सेल की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कितने टाइप के सेल होते हैं? सेल आर सिमिलर टू फैक्ट्रीज विद डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट दैट वर्क्स टुवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेल किस तरह होते हैं? सेल जो होते हैं एक फैक्ट्री की तरह होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या है? सब मिलके आपस में क्या कर रहे हैं? बॉडी को एक तो बना रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं लोग, तो ये मजदूर जैसे हो गए, ठीक है, या तो डिपार्टमेंट जैसे आपके हो गए, या आपका होम डिपार्टमेंट होगा, या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। और क्या इनका पर्पज ये है कि आपको ह्यूमन को या ह्यूमन बॉडी या जिस चीज़ के अंदर सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करना, उनको स्ट्रक्चर देना, ठीक है। तो यही बोला, सेल आर सिमिलर टू फैक्ट्रीज विद डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट दैट वर्क टुवर्ड ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन है, सबकी हमारे जो जिस बॉडी को हम बना रहे हैं उसको एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, उसको एनर्जी देंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर। दे आर टू टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। एक आपका होता है प्रोकार्योट्स और एक होता है यूकार्योट्स, ठीक है। एक आपको क्या होता है? प्रोकार्योट्स होता है और एक होता है यूकार्योट्स होता है आपका, ठीक है। तो प्रोकार्योटिक में क्या होता है? दो टाइप का इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स, ठीक है। तो प्रोकार्योटिक क्या होता है? ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक सेल होते हैं जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। पहली बात तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर क्या नहीं होता? कोई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हमने केंद्र की बात की थी, तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इंस्टेड सम prokaryotes such as bacteria have a region within the cells where the genetic material is freely suspended. This region is called the nucleoid, ठीक है। तो जैसे कि आपका पहले बता दिया गया कि दो टाइप के आपके सेल की हम बात करेंगे, ठीक है। हम बताएंगे आपको आगे कि कौन सा सेल जो होता है वो इंसानों में पाया जाता है और कौन सा जो होता है सिंगल सेलुलर होता है और इंसानों में नहीं पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी प्रोकार्योटिक्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोकार्योटिक्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट में पूछा सकता है। स्टेट सम प्रोकार्योट्स सच एज बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हैव अ रीजन विद इन द सेल वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। उस जगह को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर के अंदर ही एक जगह ऐसी होती है, जो आपका न्यूक्लियर हो गया उसके अंदर ही एक जगह ऐसी होती है जो आपको जेनेटिक मटेरियल मतलब जिस चीज से आप बनते हुए आ रहे हैं आपका पूर्वजों से, आपके पेरेंट्स से, तो वो आपका स्टोर कर रखती है। दे ऑल आर द सिंगल सेल, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्योटिक क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक होते हैं जो आपके सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड का मतलब क्या हुआ? सिंगल सेल का मतलब एक सेल से सिर्फ बने होते हैं। सोचिए, जैसे आपका बैक्टीरिया से छोटी चीज है तो आपकी एक सेल से बनी होती है। जैसे आपका आर्किया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया की बात करिए। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, क्यों हमारे लिए यूजफुल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। साइनो हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, और आपको बता भी दे रहे हैं कि इन्वायरमेंट में हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। इन्वायरमेंट में ये इंपॉर्टेंट है, किस साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट होता है साइनोबैक्टीरिया, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो प्रोकार्योटिक जो होता है वो आपका सिंगल सेल्ड होता है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो न्यूक्लियस उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। द सेल साइज आपको ध्यान नहीं रखना है। द हेरिडिटरी मटेरियल कैन आइदर बी, तो दोनों हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। हेरिडिटरी हर चीज में होता है, डीएनए आरएनए। तो प्रोकार्योट्स की अगर बात करें, जनरली रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। दो चीज होती है, फिजन मतलब टूट के और फ्यूजन मतलब जुड़ के। तो ये जो होता है मोस्टली बाइनरी फिजन से होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो आपके जो होते हैं न्यूक्लियोइड्स होते हैं वो टूटते हैं, उसकी वजह से होता है ए फॉर्म ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक। कोई सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है इसमें। और एक क्या होता है, टूट के आपस में एक होगा, टूट जाएगा, दो हो जाएगा, फिर तीन हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन टू यूज कंजक्शन विच इज ऑफन सीन एज द प्रोकार्योटिक इक्विवेलेंट टू सेक्सुअल प्रोडक्शन। या जुड़ के भी ये बन सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग के सेक्सुअल प्रोडक्शन में नहीं मानते हैं, ठीक है। तो दो चीज होती है, कंजंक्शन होता है, उसमें बाइनरी फिजन होता है। दो तरीके से आप प्रोकार्योटिक जो होते हैं वो आपकी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। किस तरह से? एक अगर बात करें हम तो एक तरह से बढ़ाते हैं फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन की वजह से, और एक बढ़ाते हैं कंजंक्शन, ठीक है, आपस में जुड़ के। बट ये जो होता है सेक्सुअल नहीं होता, तो इनमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, असेक्सुअल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करें यूकार्योट्स की बात करें। यूकार्योटिक सेल क्या होते हैं? तो यूकार्योटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस क्योंकि इसमें ही ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस उसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड्स बोल देते हैं उसको हम, लेकिन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा सेल्स होता है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जिसमें आपका न्यूक्लियस पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यूकार्योटिक होता है, ठीक है। द साइज ऑफ द सेल रेंज बिटवीन, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। दिस ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व प्लांट्स,
फंगी, प्रोटोजोआ, एनिमल। एनिमल में ह्यूमन भी आता है। तो हमारी बॉडी में कौन सा पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? इंसान के अंदर, प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। वो हम जो बात कर रहे थे इसके पहले प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे, तो वो हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम हमारे शरीर में पाए जाते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन। देखिए, दो सेल के बीच में हमने बताया था, दो सेल के बीच में पतली झिल्ली होती है, ठीक, एक पतली झिल्ली होती है। तो यही रिस्पॉन्सिबल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। मेम्ब्रेन हम बोला था पहले आपसे, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। तो इनके बीच में झिल्ली है। तो ये क्या करती है? इसका जो न्यूट्रिएंट्स है इसके पास कैसे पहुंचे? सपोज इसमें आपका फास्फोरस है, इस सेल से इस सेल में कैसे पहुंचेगा? इस झिल्ली को क्रॉस करके। तो ये पोरस होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं झिल्ली में, तो इससे पहुंच जाता है। तो ये दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है। जैसे नॉर्मली अगर आपने चाय की छन्नी देखी है, ये आपका गिलास है, ठीक है। तो इसमें आप लोग चाय की छन्नी रखते हैं, फिर चाय छानते हैं ना, तो ये मेम्ब्रेन की तरह काम किया। तो ये इसमें कैसे जा रहा है? एक छन्नी के थ्रू जा रहा है। तो उसी तरह एक सेल से दूसरे सेल के बीच का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे जा रहा है? वो झिल्ली के थ्रू जा रहा है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली, ठीक है। इसमें दोनों होता है, बोथ हैंड भी पूछा सकता है। तो इनका रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली भी होता है, असेक्सुअली होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक की हम बात करें तो उसमें सिर्फ असेक्सुअली होता है। देयर आर सम कॉन्ट्रास्टिंग फीचर बिटवीन द प्लांट्स एनिमल सेल्स। फॉर दिस प्लांट सेल कंटेंट, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। जो आप लोग क्लोरोफिल पढ़ते हैं ना, वो क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट है, ग्रीन कलर जिसकी वजह से होता है। सेंटर वैक्यूल एंड अदर प्लास्टाइड्स वेयर एज द एनिमल सेल डू नॉट। तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, सेंटर वैक्यूल्स भी नहीं होता, और प्लास्टिड्स भी नहीं होता। किसमें? एनिमल्स में। तो इस तरह से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें न्यूक्लियस होता है पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, सेल के कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेल बना किस तरह से होता है? तो इसमें आपको पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि एनिमल सेल जो होता है वो हमेशा गोल होगा, ठीक है। और जो आपका प्लांट सेल होगा वो रेक्टेंगुलर। ये मैंने बता दिया है, क्योंकि प्लांट्स का आपका सिलेबस में है नहीं, बट पूछा जा सकता है साइंस के अंदर करके उसको, ठीक है। उसमें आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर की बात करें, सेल स्ट्रक्चर कंप्राइज इंडिविजुअल कंपोनेंट विद स्पेसिफिक फंक्शन एसेंशियल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। दिस कंपोनेंट्स इंक्लूड सेल वॉल्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर किन किस चीज से मिलकर बना होता है। तो इसमें हम सेल वॉल की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे सेंटर में जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। सबसे सेंटर में जो दिख रहा है उसको न्यूक्लियस हमने बोल दिया ना। इसके बीच में जो लिक्विड जैसा जो भरा हुआ है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते थे, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जो एनर्जी आपका बनाता है, राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे, लाइसोसोम्स के बारे में बात करेंगे, सेंट्रियोल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो झिल्ली आपको दिख रही है दो सेल के बीच में, प्लाज्मा। फिर गोल्गी अपरेटस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, और न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। इसको ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। इंडिविजुअली समझेंगे। तो पहले बात करें सेल मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन का बात आपको बता दिया गया, ठीक है। मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है, एक टाइप की झिल्ली होती है। द सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल, पहली बात तो, ठीक है, आपको कवर करके रखती है। एक पॉलीथीन की तरह एक झिल्ली है जो आपको पहली बात तो कवर करके रखती है, तो ये आपको सपोर्ट करती है और सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ, जैसे कि बताया गया। तो इस सेल के अंदर कोई चीज कैसे आएगी, इसको पार करके इस झिल्ली को आएगी, तो क्या चीज इसके अंदर आनी चाहिए, क्या चीज नहीं आनी चाहिए, झिल्ली पे डिसाइड करता है। इसीलिए कंट्रोल करती है कि आपका कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ इसके अंदर कैसे आएगा या नहीं आएगा। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक तो दो इनके बीच में भी है, और जो लास्ट वाला सेल है उसके बाहर है, तो उसको बाहर वाले इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाएगी। द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, हर सेल्स में जो होता है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल विद इन विच ऑल अदर ऑर्गेनेल्स सच एज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लूडेड। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहली बात बता दी गई थी आपको, सबसे बाहर वाला जो आपका कवर है, आवरण है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसी के अंदर सब पाए जाएंगे ना, आपके ऑर्गेनल्स भी पाए जाएंगे, आपका न्यूक्लियर भी पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म सब इसके अंदर ही पाए जाएंगे। बाय स्ट्रक्चर इट इज ए पोरस मेम्ब्रेन। पोरस का मतलब होता है जिसमें पोर्स होते हैं, जैसे कि आपकी छन्नी में छोटे छोटे छेद होते हैं, कोई चीज पास कर सकती है, उसी इसको पोरस बोलते हैं। तो इसको पोरस होती है, विच परमिट द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, किस चीज को पास करना है, किस चीज को नहीं पास करना है, वो सेलेक्ट करती है। और बिसाइड दिस द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेलुलर कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज एंड लीकेज, क्योंकि एक ये
जैसे कि बात करें लैमिनेशन की तरह काम कर रही है, क्योंकि ये एक तरह की झिल्ली है, तो उसको लीक से भी, जो उसके अंदर जो लिक्विड है उसको लीक ना हो, वो भी आपका बचाती है। इट फॉर्म द वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन टू सेल्स एंड वेल एज बिटवीन द सेल्स एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इट फॉर्म द वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द टू सेल्स, दो सेल के बीच में एक दीवार की तरह काम करेगी, और सेल के बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग, और आपका सेल और इसकी सराउंडिंग के बीच में भी आपका कैसे, जो आपका इन्वायरमेंट से बचाती है, आउटर इन्वायरमेंट से। तो सेल मेम्ब्रेन ध्यान रखिएगा, आपको सेल मेम्ब्रेन दो सेल के बीच में होती है, ये आपको सेलेक्ट करती है कि कौन सी चीज़ आएगी कौन सी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बाद बात करें सेल वॉल की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन्स। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लांट्स, सेलुलोज जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज, तो सेलुलोज जो होता है वो आपका प्लांट्स का सेल स्ट्रक्चर होता है। द सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन द प्लांट सेल। ध्यान रखिएगा, सेल वॉल जो होती है वो आपका एनिमल्स में नहीं होती और ह्यूमन बॉडी में भी नहीं होती। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट। द सेल वॉल इज आल्सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल्स। ठीक है, सबसे बाहर वाली सेल वॉल जो होती है वो सेल वॉल होती है। इट रिजिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड सेफ एंड सपोर्ट टू द सेल्स एंड प्रोटेक्ट। तो आपसे पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लांट्स का पार्ट है और आपका सेलुलोज से बना होता है। चलिए आगे बढ़े, साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज अ थिक clear jelly like substance present inside the cell membrane. Most of the chemical reaction within a cell takes place in the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म देखिए, आपने जेली खाई है या एक एल्पेनलीबे की शायद एक टॉफ़ी आती थी, ठीक है, जेली आती थी स्ट्रॉबेरी टाइप की, तो वैसी ही ये होती है। ठीक है, थोड़ी सी थिक होती है, क्लियर होती है, जेली लाइक, मतलब आपका क्या होता है, इसको आर पार आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर होती है, कोई कलर इसका नहीं होता, और थिक होती है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल की जो मेम्ब्रेन थी इसके अंदर ही पाई जाएगी, और केमिकल रिएक्शन जो उसका अंदर होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी केमिकल या सेल के अंदर जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपका साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। द सेल ऑर्गेनल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स या माइट्रोकांडिया राबिसो आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके सब होते हैं। तो अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, तो ये पूरा आपका लिक्विड की हमने बात की थी, तो साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये आपका क्लियर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर सभी सस्पेंडेड होते हैं और जो आपके पार्ट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद बात करें न्यूक्लियस की। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, केमिकल रिएक्शन इसमें होता है और सारी जो चीजें हैं इस पर तैरती रहती है, सस्पेंडेड रहती हैं। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस कंटेन द हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ द सेल, द डीएनए। ठीक है, तो ये कुछ पूछा जा सकता है कि डीएनए, आरएनए या आपका जो भी हेरिडेटरी, ठीक है, हेरिडेटरी जो चीज़ आपका जेनेटिक्स है, माँ बाप से जो चीज़ आती है उस, ठीक है, तो या विरासत से जो चीज़ जिसको कहते हैं आती है ना, बॉडी का, शरीर का स्ट्रक्चर, बनावट या जो भी चीज़ होगा, तो वो आपका किससे आएगा, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में पाया होता है। इट्स सेल्स सिग्नल टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंट्रोल यूनिट टाइप होती है। ठीक है, ये अगर सेल को बोलेगी कि आप बढ़िए तो सेल बढ़ेगा, इसको बोलेगी मैच्योर हुई मैच्योर होगा, इसको बोलेगी कि आप टूट जाइए, आपका फिजन हो जाए तो टूट जाएगी, और बोलेगी आप मर जाइए तो मर जाएगी। तो न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल कमांड टाइप करता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवलप एंड सेपरेटेड द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस ये होता है जो डीएनए को और सेल से बचा के रखता है। द न्यूक्लियस प्रोटेक्ट द डीएनए एंड इट्स इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपका डीएनए किसमें होता है, न्यूक्लियस में, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पहले बात करी है कि सेल आर कंपोज्ड ऑफ द वेरियस सेल ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स अलॉन्ग विद इट्स प्रिंसिपल फंक्शन आर एज फॉलोज। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स की अब बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स मतलब कुछ नहीं होता, सेल का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, स्ट्रक्चर, उसको सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। तो सेल ऑर्गेनल किस किस चीज़ से बना होगा, ठीक है, सेल देखिए, सेल्स आर कंपाउंड ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। सेल्स जो बना होगा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स से ही बना होगा। ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसमें से भी आपके सेल ऑर्गेनल किस चीज से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस। The nucleus is the site of ribosome synthesis. Also, it is involved in the controlling cellular activities and cellular reproduction. तो सेल की जो एक्टिविटी है, ये सेल का रिप्रोडक्शन है, उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। हमने पहली बात कर दी आपसे, यहाँ भी हमने न्यूक्लियस की बात की थी कि आपको कब सेल को मरना है, कब जिंदा रहना है, कब
आपका डिवाइड होना है, ये कौन सा डिसाइड कर, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही आपका क्या होता है, डीएनए। तो ये भी आपका जो होता है वो आपका किसका, राइबोसोम्स का जो सिंथेसिस मतलब संश्लेषण जो होता है राइबोसोम्स का, राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे तो वो कहाँ होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है, और यही होता है जो सेल की एक्टिविटी या सेल के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद बात करें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस बाय फॉर्मिंग ए बाउंड्री बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। तो ये देखिए वो मेम्ब्रेन क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को जो अलग करेगा, ठीक है, किसके बीच में, जो आपका अदर सेल ऑर्गेनल्स है, बहुत सेल ऑर्गेनल्स, सेल्स जो है सेल ऑर्गेनल्स से मिलकर बना है ना, हमने बात की ना, सेल किससे मिलकर बना है, सेल से छोटा जो यूनिट है वो सेल ऑर्गेनल्स है। तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी आपका न्यूक्लियस है, जो जहाँ पर आपका राइबोसोम्स का सिंथेसिस संश्लेषण होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी एक तरह की झिल्ली है जो आपको न्यूक्लियस और सेल और अदर जो सेल ऑर्गेनल्स, दो सेल ऑर्गेनल्स के बीच में जो एक झिल्ली है उसको आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कि वो आपका चाइल्ड जो होगा वो आपका मेल होगा या फीमेल, कौन डिसाइड करता है, ये क्रोमोसोम्स डिसाइड करता है। इसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमन में XY क्रोमोसोम्स किसमें पाया जाता है, तो क्रोमोसोम्स की, तो इसमें पूरे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन सेल्स में, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमन में पाए जाते हैं, तो 23 पेयर्स, कभी इसको 46 भी लिख देगा, 23 पेयर्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर ले। इसके बाद बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी पूछा सकता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू आउट द सेल, इट प्लेज ए प्राइमरी रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन्स। तो सिंपल ये क्या होता है कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट करता सब्सटेंस जो आपका सेल्स के बीच में, ठीक है, सेल्स के में जो देखिए हम दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल्स के बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, जो भी चीजें, जो भी सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, जो भी इधर से उधर जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी रोल होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है किसी चीज को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी निकालना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके, लिपिड्स को, जो आपका फैट होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड को, प्रोटीन को, उसको डाइजेस्ट करके आपका एनर्जी जो निकालता है वो कौन निकालता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद बात करें गोल्गी बॉडीज की, ठीक है, गोल्गी बॉडीज और कॉल्ड द सेल्स पोस्ट ऑफिस, एज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सेल की पोस्ट ऑफिस किसको कहा जाता है, तो गोल्गी बॉडीज को सेल की पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, ठीक है, सेल के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी चीज को यहाँ से वहाँ, जैसे जो काम पोस्ट मास्टर करता है, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस करती है एक जगह दूसरी जगह को भेजना, तो सेल के अंदर ही किसी चीज को किसी जगह से भेजना क्या कहलाता है, कौन किसके थ्रू होता है, गोल्गी बॉडीज के थ्रू होता है, इसलिए इसको आपका सेल का पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात कर राइबोसोम्स की, हम बात कर रहे थे, राइबोसोम्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइजर ऑफ द सेल। तो राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम्स ही क्या करता है, आपका प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज आप लोग नहीं होगा, क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स में आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। इसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो क्यों, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूस ATP, द सेल्स एनर्जी करेंसी, ठीक है, जो सेल्स की एनर्जी होती है वो कहाँ होती है, ATP में होती है, ATP में स्टोर होती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि आपका ATP प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। और ATP क्या होता है आपका, ये सेल की एनर्जी करेंसी या सेल को एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन का सिंथेसाइजर करता है, ये पूछा जा सकता है। सेल का पोस्ट ऑफिस गोल्गी बॉडीज को कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। आपका जो मेटाबॉलिज्म में होता है कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, वो किसके थ्रू होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। इसके बाद का लाइजोसोम्स की, ठीक है, राइबोसोम्स अलग चीज है, लाइजोसोम्स अलग चीज है। लाइजोसोम्स प्रोटेक्ट द सेल बाय engulfing the foreign bodies entering the cell and help in cell renewal, therefore it is a cells का सुसाइड बैग भी इसको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जाके पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। देखिए सुसाइड में क्या होता है, लाइफ चली जाती है आपकी, सुसाइड में क्या होता है, लाइफ चली जाती है, तो एल से आप याद रखिएगा, ठीक है। कि लाइजोसोम्स क्या होता है, क्योंकि इनके नाम एल से, देखिए किसमें किसका नाम एल से, इसका है, तो सुसाइड में आपकी लाइफ चली जाती है। तो लाइजोसोम्स क्या करता है कि आपका प्रोटेक्ट करता है सेल को
किससे? बाय इनगल्फिंग द फॉरेन बॉडीज एंटरिंग द सेल्स एंड हेल्प इन सेल रिन्यूअल। तो ये सेल को रिन्यू करने के लिए पहली बात, और जो आपका फॉरेन बॉडीज मतलब जो आपके शरीर को नुकसान करते हैं उसको बचाता है, इसलिए इसको सेल का सुसाइड बैग भी कह दिया जाता है। लाइसोसोम्स का ध्यान रहेगा, क्योंकि इसको देखिए कलर कर दी, चेंज कर दिया गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इसके बाद करें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट से रिलेटेड होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्राइमरी ऑर्गेनल फॉर फोटोसिंथेसिस, इट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रहेगा आपको, ठीक। ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स स्टोर्स फूड, वाटर, अदर वेस्ट मटेरियल इन द सेल। तो सेल में सब चीज़ स्टोर कहाँ पे होती है? तो वो स्टोर होती है वैक्यूल्स में, ठीक है। वैक्यूल्स में क्या स्टोर होता है? आपका खाना, भोजन, पानी, जो भी वेस्ट मटेरियल किसमें स्टोर होता है? आपके पेट में जैसे स्टोर होता है ना, तो सेल का कहाँ स्टोर होता है? सेल का स्टोर होता है वैक्यूल्स में, ध्यान रहेगा। चलिए, इसको सेल थ्योरी किसने दी थी या इसका मतलब क्या था? तो मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी की बात करें, पुरानी वाली की बात नहीं कर रहे हैं। तो एनर्जी फ्लो विद इन सेल्स, पहले तो हम दो सेल्स, जितने भी सेल्स होंगे इनके बीच में एनर्जी फ्लो होगा। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन वन फ्रॉम वन सेल टू अदर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होगी, ठीक है, जेनेटिक्स होता है माता पिता से रिलेटेड जो चीज़ होती है जेनेटिक्स। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल इज द सेम, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन जो होगा सभी सेल का, तो ये सेल थ्योरी है। इसके बाद बात करें एंडोसाइटोसिस की, कभी कभी, ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा आपसे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस की अगर बात करें, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। किस चीज़ से बनी होती है? ध्यान रखिएगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन बताया चुका हूँ मैं आपको पहले भी कि किस चीज़ से बना होगा जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, किस चीज से बना होगा? लिपिड एंड प्रोटीन से। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनगल्फ का मतलब होता है उसको बचाना, ठीक है। इन्वॉल्व, तो इसको क्या करता है? इसका क्या सेल मेम्ब्रेन जो होता है बचाता है। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा फैल सकती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, पॉलीथीन झिल्ली टाइप की है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और आपको क्या करती है? बाहर वाली चीज़ों से ये बचाती है, ठीक है। तो एंडो का मतलब होता है इंटरनल और साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। अमीबा को कहाँ से फूड मिलता है? इसी के थ्रू फूड मिलता है। किससे? एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि सेल क्या करता है, कहाँ से फूड लेना है, कौन से नहीं लेना है, वो आपका किसके थ्रू आता है? प्लाज्मा के थ्रू आता है, कि जो आपका झिल्ली होती है उसके थ्रू आता है, तो इसीलिए इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट। पहले ही बताया जा चुका है कि आपको प्लाज्मा से क्या होगा, कोई चीजें जो आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पास होते हैं, सेल के अंदर जाते हैं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो सेल से ही निकलती है, और सेल से किसके थ्रू निकलेगी? तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन बॉडी में सेल के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो वो किसके थ्रू होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस पूरी प्रोसेस को, मतलब जो सब्सटेंस बॉडी को जरूरी है वो शरीर के अंदर आ रहे हैं, जो जरूरी नहीं है वो चले जा रहे हैं, तो उसको हम लोग, वो जो प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टू द रीजन वेयर इट कंसंट्रेशन लो। मतलब कोई चीज, जैसे दो सेल है, ठीक है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ठीक है। सपोज कोई इसमें जो है आपका सोडियम ज़्यादा है, इस सेल में, इस सेल में सोडियम कम है, ठीक है। तो क्या हुआ? ज़्यादा सोडियम वाले चीज सेल से जो आपका कम सोडियम वाले सेल पे सोडियम चला जाएगा, जिससे ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। जैसे कोई समझिए दो टंकी है, ठीक है, 5-5 लीटर की ही दो टंकी है। एक में हमने 4 लीटर पानी डाल दिया, एक में 2 लीटर पानी डाल दिया। दोनों को अगर पाइप से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? दोनों में 3-3 लीटर जब तक पानी नहीं होगा तो यहाँ से पानी इसमें फ्लो होता रहेगा। तो उसी तरह यही चीज़ है कि आपका उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोल देते हैं, जिसके थ्रू आपका दोनों सेल के बीच में जो होता है ट्रांसमिशन होता है चीज़ों को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल्स एंड एक्सटर्नल। तो आपका गैसियस डिफ्यूजन मोस्टली रिलेटेड किससे है? गैसियस से, ठीक है। जो हम लोग सांस लेते हैं या बॉडी के अंदर जो भी आपकी चीज़ें आती हैं वो किसके थ्रू आती है? डिफ्यूजन के थ्रू ही आती हैं। तो एंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पानी भी सेम प्रोसेस फॉलो करता है कि ज़्यादा, जहाँ पे पानी, जैसे बताया गया था आपको, 2 टंकी पानी डाल दिया तो ज़्यादा से कम की तरफ पानी जाएगा,
ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर, हमने लिक्विड का जो हुआ था उसको डिफ्यूजन बोल दिया था, ठीक है। लिक्विड का जो ट्रांसमिशन हो रहा था उसको डिफ्यूजन बोल रहे थे, लेकिन हम जो वाटर का होता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वाटर का जो भी मूवमेंट होता है दो सेल के बीच में, वो किस जो प्रोसेस होती है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सिंपल ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेन ही वही चीज है इससे दो सेल के बीच में चीजें प्रोवाइड हो। अगर दोनों सेल के बीच में वाटर का ट्रांसक्रिप्शन, वाटर का ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं। तो ये वाटर से रिलेटेड है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो कॉल्ड। तो जो आपका रूट्स के थ्रू, ठीक है, जो आपकी जड़ होती है उसके थ्रू जो आपका पानी पहुंचता है प्लांट्स में, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जरूरत होती है, तो ये प्रोसेस भी क्या होता है आपका ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन का मतलब गैसेस से है, लेकिन वाटर का जो आपका होता है उसको हम लोग किसके थ्रू कह देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज टू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बात कर चुके हैं हम एटीपी की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाता है, एटीपी ही आपका एनर्जी स्टोरेज होता है। इसके बाद बात कर रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, आप लोग घर में आरओ यूज करते हैं, बोलते हैं आरओ वाटर है, और आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू रिमूव लार्ज पार्टिकल फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर। जिनके घर में भी होता होगा उसमें देखिएगा 2-2 साल या 1.5 साल में उसके अंदर जो फिल्टर होता है उसको चेंज किया जाता है। तो वो क्या है, वो एक टाइप की मेम्ब्रेन ही तो है, जो एक फिल्टर होता है, ठीक है, एक झिल्ली जो होती है इसको चेंज किया तो क्या है, मेम्ब्रेन ही है। तो उसमें क्या होता है कि वाटर प्योरिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका लार्ज पार्टिकल होता है ना उसको निकाला जाता है। उस क्या पानी को जो होता है, जो पानी आता है उसको एक मोटर के प्रेशर के थ्रू पास किया जाता है एक झिल्ली से, ठीक है, मेम्ब्रेन से। और मेम्ब्रेन से पास किया तो उसमें लार्ज पार्टिकल होता है, झिल्ली में फंस जाता है, ठीक है। उसी झिल्ली को हम लोग चेंज करते हैं, इसलिए साफ करते रहते हैं, ठीक है। और जो साफ पानी होता है वो आपका पीने के लिए चला आता है। इन रिवर्स ऑस्मोसिस एंड अप्लाइड प्रेशर यूज टू। अप्लाइड प्रेशर मतलब क्या है, एक पंप लगा है उसमें जो आपके पानी को खींच रहा है, जहाँ से सप्लाई आ रही है। सपोज आपका ऊपर टंकी लगी है, ठीक है, सिंटेक्स की टंकी लगी है, उससे पानी आ रहा है, तो आपके आरओ में आएगा। आरओ के पास कैसे आएगा, उसमें मोटर या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है जो पानी को खींचेगा, और इस पानी को एक पर्टिकुलर प्रेशर से आपका कि झिल्ली के बीच से निकाला जाएगा। और जब इस झिल्ली के बीच से निकाला जाएगा तो उसमें जो लार्ज पार्टिकल या जो भी आपकी गंदगी होगी फंस जाएगी और साफ वाटर आपका चला जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये फिनोमेना वेयर प्योर वाटर फ्लो फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो इसमें आपका यही बोल रहा है कि जो आपका प्योर वाटर होता है वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या होता है, कंसंट्रेशन। डाइल्यूट मतलब होता है क्या, डाइल्यूट मतलब होता है आपका जो कम, मतलब डाइल्यूट मतलब होता है जो बह जाए आराम से, ठीक है। एक्चुअली हिंदी वर्ड इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड आप पढ़ते थे ना केमिस्ट्री में, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, तो डाइल्यूट से आपका क्या होता है, कंसंट्रेटेड की तरफ जाता है, ठीक है। सेमी परमेबल मीन दैट द मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल का मतलब यही हुआ सिर्फ कि लिक्विड आपका पास हो जा रहा है, बट आपका जो सॉलिड पार्टिकल से गंदगी है वो पास नहीं हो रहा है, इसलिए उसको सेमी परमेबल बोल दे रहे हैं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस अगर पूछा जाए तो आप बता लेंगे कि वाटर प्योरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें अप्लाइड प्रेशर के थ्रू आपका जो होता है वो आपका ऑस्मोसिस प्रेशर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हमारा प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।